हम्म, तो हमारे प्रोविडेंट फंड टोटल 4 टाइप के थे। सबसे पहला था एसपीएफ, देन आरपीएफ, देन यूआरपीएफ एंड देन पीपीएफ। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट में रिवाइज हो रहा है, फिर कॉम्प्लिकेटेड बात आने वाली है। एसपीएफ के अंदर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का बताइए क्या करा था? एग्जाम। और आगे क्या लिखा था? लिमिट 1.5 लाख। रिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000। कंट्रीब्यूशन फुली एग्जाम, इंटरेस्ट एग्जाम, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को पूरा एग्जाम, और विड्रॉल पे फुली एग्जाम। ये था हमारा एसपीएफ। आरपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जाम का 1.5 लाख की नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी, एग्जाम होता था, बट डिडक्शन अंडर 80C अलाउड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अबव 12%, यानी कि एग्जामिशन कितनी मिल रही है? 12%। किस चीज का? सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बाद इंटरेस्ट एक्सेम्प्ट अप टू 9.5%, और विड्रॉल के टाइम पे फुली एग्जेम्प्ट। कंडीशन है 5 साल नौकरी होनी चाहिए, और अगर आपने 5 साल नौकरी नहीं करी तो जो भी एग्जेम्पशन मिली थी विड्रॉ करते टाइम वो टैक्सेबल होती है। यही थी ना कारण। यूआरपीएफ सबसे पहला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, डिडक्शन अलाउड नहीं, नॉट अलाउड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल फुल स्टॉप, विल बी टैक्सेबल लेटर। इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल, विल बी टैक्सेबल लेटर। और विड्रॉल के टाइम पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट के अंदर 2 बातें थी, एम्प्लॉय के ऊपर या फिर एम्प्लॉयर के ऊपर। आप मुझे बता सकते हैं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कौन से हेड में? अदर सोर्स। और एम्प्लॉयर वाले सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोला जा रहा। लास्ट में पीपीएफ था, और पीपीएफ के अंदर क्या बात की जी? जितना भी जमा करोगे डिडक्शन मिल जाएगी, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, विड्रॉल के टाइम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक हमने सारी बात करी थी। हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे थे इसके ऊपर, आपको ध्यान होगा हमने प्रैक्टिस भी करी थी इसके ऊपर। 1-2 क्वेश्चन 1.5 लाख। अब आप समझिए, अब आप समझिए, पहले प्रोविडेंट फंड इतना ही था कुछ, फिर सरकार को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। सरकार ने बोला यार मैं अब किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले उसके बारे में समझिएगा। मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट एम्प्लॉयर, आई एम कंसर्न्ड अबाउट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, एग्जाम्पल होता है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जनरली एग्जाम्प्ट होता है जी। आरपीएफ एसपीएफ में एग्जाम्प्ट चल रहा। सरकार कह रही है मेरे को उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान लो आप एक एम्प्लॉय हो और आपका कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, तो सरकार कह रही है कोई बात एग्जाम्प्ट। लेकिन सरकार कह रही है उसके ऊपर जो ब्याज है टैक्स है। मतलब सर एम्प्लॉय के ऊपर जो ब्याज है, वैसे तो एसपीएफ वाले तो एग्जाम्प्ट है। सुनते जाइएगा एक बार, लिखी हुई बात है सारी, ओरली कोशिश कर रहा हूँ पहले। और आरपीएफ में कितने परसेंट के ऊपर टैक्सेबल है? 90%। पर गवर्नमेंट कह रही है कि, और मान लो आपका जो प्रोडक्ट, ठीक है एक बार ना कनेक्टेड है, ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, लिखा हुआ है बहुत इजी हो जाएगा, बट मैं एक बार इन वर्ड समझाना चाहता हूँ। एंड लेट्स टेक आरपीएफ फर्स्ट, ठीक है जनरली आरपीएफ आते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर तुम्हारी 1 करोड़ की सैलरी है तुम्हारी, आप समझिए कि अमेंडमेंट क्या है, जो हाई वैल्यूड असेसी है ना, सरकार का बेनिफिट रोक रही है। कैसे रोक रही है वो छोड़िए, आप समझिए आपकी सैलरी कितनी है? 1 करोड़। और मान लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में कितना जा रहा है? 10 लाख। ओ माय गॉड, 10 लाख। आपका फंड कौन सा है? आरपीएफ। कितने रुपए जा रहे हैं? 10। टैक्स ट्रीटमेंट बताएंगे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन कुछ भी टैक्सेबल, लेकिन सरकार कह रही है ठीक है ध्यान। जनरली पीएफ का रेट कितना होता है आपके हिसाब से? जो पैसा आपने 10 लाख कंट्रीब्यूट करा साल का, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता होगा? 8%। बट आरपीएफ तो कितने तक माफ कर देता है?
तो आपके 10 लाख पे जो आपको ब्याज मिल रहा है, 10 लाख का 8% कितना हुआ? 80,000। 80,000 ही हुआ ना, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ये सब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स। सरकार ने बोला ये एग्जाम नहीं है क्योंकि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है, नई लिमिट आ गई आपकी जिंदगी में 2.5 लाख। आप एम्प्लॉय हो, आपने 10 लाख डाले, ये 2.5 लाख से ऊपर है। कितना ऊपर है? 7.5 लाख। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस 7.5 लाख के ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स, क्योंकि जो हाई वैल्यू ऐसी हैं, करोड़ों रुपए अपने नाम से कंट्रीब्यूशन में डाल रहे, 8-8.5% होता है, ब्याज भी एग्जाम करके चलेगा। तो सरकार ने परसेंट आज भी इंटैक्ट कर रहे, कितना परसेंट है? 9.5। बस गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एब्सोल्यूट फिगर भी दे दिया, और वो क्या बोल दिया कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर जितना भी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। जी आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ 7.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल होगा? जो भी परसेंट है वो सारा टैक्स। आपको इंटेंशन समझ है? अब एक बार हम स्क्रीन पर जाएंगे। अभी ये जस्ट एक बिगिनिंग थी, आपका एक थॉट प्रोसेस कर रहा था। अब आप नोट्स के साथ आप समझिएगा, काफी डिटेल जाता जाएगा। दिस इज नॉट इवन 1%। ठीक है बच्चे, आइए। ओके, प्रोविडेंट फंड के अंदर ही है। तो हम सबसे पहले आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा बच्चे। मैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर कोई इशू रेस कर रहा हूं या एम्प्लॉय के? एम्प्लॉय। एंड लेट मी टेल यू, मुझे उसके कंट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे उसको जो ब्याज मिल रहा है उससे प्रॉब्लम। व्हाट एवर कंट्रीब्यूटिंग, मैं उसको टैक्सेबल नहीं कर, डोंट वरी। लेकिन क्योंकि तुम एक अमाउंट से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर जा रहे हो, तो अब उस पर ब्याज टैक्सेबल कर। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आइए तो एक बार देखेंगे, एक बार देखते हैं। पहले आप एक बार समझिएगा, फिर उसके बाद नोट करने का टाइम दे दूंगा। तो फोकस एरिया क्या है मेरा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। कहाँ करा आपने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन? आरपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ के अंदर एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है आपके। ठीक है, तो आपको तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, आरपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ। अब आप ध्यान से देखिएगा, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय, दोबारा से बोल रहा हूं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की ही बात कर, इन एसपीएफ और आरपीएफ, वो क्या हो जाता है? कोई इशू नहीं है सरकार, आप जो मर्जी नौकरी करो, तो जो अमाउंट डालें आप डालिए, मैं कोई टैक्स में थोड़ा ना। फिर क्या लिख रहे हैं? एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एनी पर्सन इन पीपीएफ, तो उसकी आपको क्या हो जाता है, जो भी कंट्रीब्यूट करो आप, 10 लाख 20 लाख डिडक्शन मिल जाती है। कितने रुपए की? 1.5 लाख। तो मैंने जनरली, लेकिन बच्चे कौन से साल में चेंज आ गया? 1/4/2000, यानी कि 21-22 से कुछ चेंज आया। जो भी पहले सारा पड़ा हुआ था उसमें चेंज आया, और वो क्या कह रहे? बट interest on employee contribution above 2.5 लाख is, आपने कंट्रीब्यूट करा 10 लाख, 2.5 लाख से ऊपर कितना हुआ? 7.5 लाख। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज, पहले होता था ये। सिमिलरली, एंड इंटरेस्ट ऑन पर्सन्स कंट्रीब्यूशन, पीपीएफ की बात कर रहा हूं, 2.5 लाख या 5 लाख इस टैक्सेबल। आप सारे बच्चे पीपीएफ में पैसा डाल सकते हो। मैं अगर आपको बोल दूं आपने 8 लाख रुपए डाल दिया पीपीएफ, स्टेप बाय स्टेप समझना। आप में से कोई नौकरी तो नहीं कर रहा है ना, आपने 8 लाख रुपए जमा करे, आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी वैसे? 80C में आपने जमा करा 8 लाख, 1.5 लाख, वो एक सेट असाइड हो गए वो कॉन्सेप्ट। तो अब आप मुझे बताओ, आपने कितने रुपए जमा करे थे? 8 लाख। 8 लाख पे जो ब्याज होता था सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता था, पहले देख लीजिए अपने नोट्स में, वहां पे आपने लिखा हुआ इंटरेस्ट सारा का सारा एग्जाम्प्ट। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन अगर 5 लाख से ऊपर हो गया उस साल का,
तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पर ब्याज टैक्सेबल कर दूंगा। कहने का मतलब ये है तुमने पूरे साल में 8 लाख कंट्रीब्यूट करा, कितना एक्सेस कंट्रीब्यूट कर दिया? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर ब्याज टैक्सेबल है। अगेन बोल रहा हूँ, द tax authorities do not have any issues on how much you contribute, but if you contribute above a specified amount, तो उस specified amount पे interest tax, जो कि interest exempt, होगा। आपको समझ आया बच्चे को? आप नीचे एग्जांपल देखिए, 21-22 कौन से दिन से ये स्टार्ट हुआ बच्चे? 1/4/21। तो देखिए फर्स्ट यानी 21-22 से ऐसा हुआ। इससे पहले मैं कितना भी कंट्रीब्यूट करूं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं भाई। इससे पहले जो मर्जी कंट्रीब्यूट करा, जो मर्जी बात, कोई दिक्कत वाली बात। तो आइए 21-22 में देखते हैं। एम्प्लॉय ने आरपीएफ हो या एसपीएफ हो कितना, और एम्प्लॉय दोबारा लिख रहा हूं मैं कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूट करा कौन से साल में? तो हाउ मच कंट्रीब्यूशन इज इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, 3.5 लाख। और इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, आप ज्यादा कंट्रीब्यूट उसको टैक्सेबल नहीं कर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन 3.5 इज टैक्सेबल इन 21-22, दैट इज जितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसके ऊपर ब्याज टैक्सेबल हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? बात खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए। तुमने 21-22 में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, तो यही 3.5 अगले साल भी तो एक्सेस ही है। तुम अगले साल कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करो, कंट्रीब्यूशन 0 है। बट तुमने अगर 21-22 में 3.5 कर दिया तो उस पर हर बार ब्याज टैक्सेबल होगा। पहले साल के लिए थोड़ा टैक्सेबल हो जाए, एवरी ईयर 2.5 लाख से ऊपर आपका जो भी है थ्रू आउट लाइफ आपका टैक्सेबल होगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर में क्या ये जो 3.5 लाख है पिछले साल का, उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? बिल्कुल होगा। ये बात समझ आई आपको? आगे सुन लो। और पिछले साल कितने रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था, उस 28 पे भी तो ब्याज मिलेगा। तुम्हारे अकाउंट में जब ब्याज होता है तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाता है। अब लोग इतना कौन सोच रहे हैं, स्टेटमेंट ऐसे ही निकल कर आ रही है आज के टाइम पे। आप ये मत सोचिए, कोई नहीं सोच। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मान लो अभी 22-23 है, तो आप सोचिए पिछले साल जो कि बाहर है, जो हो चुका है, कितने रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो चुका है? 28,000। वो जो 28,000 है क्या करंट ईयर के स्टेटमेंट में होगा? नहीं होगा स्टेटमेंट, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है? आइए 22-23 में आते, 21-22 क्लियर था? 3.5 लाख के ऊपर 8%, कितने परसेंट था? 8%, 28,000 टैक्स, ठीक है? अब 22-23 में आते, एम्प्लॉय ने दोबारा कंट्रीब्यूट करा सर, कितने रुपए? इसका मतलब 22-23 में कितना एक्सेस है? 3.5 लाख। तो क्या इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, 22-23 लिखा है मैंने, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा फिर से? करंट ईयर का ही। बट मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि जो पिछले साल का 3.5 एक्सेस है उस पर भी तो इस साल इंटरेस्ट मिला होगा, वो भी टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन 3.5 लाख जो कि पिछले साल का एक्सेस है, उसके ऊपर भी तो 28,000 मिलेगा। क्लियर है? अभी ये जो नीचे ओ माय गॉड लिखा है इसको पढ़िए। जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल हो जाता है। 21-22 में टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना था? 21-22 उस 28 पे क्या 22-23 में तो ब्याज नहीं कमाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। वही बताया था मैंने जो पहले समझाया था, यही। बताइए क्लियर? हाँ जी। 3.5 के ऊपर तो 8% होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। हाँ।
1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है ब्रो। तू जाके आज 1 करोड़ जमा कर ले, बैंक मना दूंगा। डिडक्शन नीचे, सैलरी के अंदर नहीं, तेरी सैलरी नहीं है। तू एक बिजनेसमैन है, तू 1.5 लाख जमा करेगा और जीटीआई के नीचे एनटीसी मिलती है। इससे ज्यादा जमा कराया तो तूने 1 करोड़ जमा कराया पीपीएफ, तेरे को डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख की। डिडक्शन जीटीआई के नीचे, सैलरी का कोई लेना देना। अब तेरे को 1 करोड़ जमा करा, 5 लाख से ऊपर कितना जमा करा दिया, 95 लाख। 95 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा दैट्स टैक्स। अगले साल अगर तूने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कराया, नो एक्सेस, अगले साल तूने कुछ भी नहीं कराया कंट्रीब्यूट, उस साल तो एक्सेस कुछ भी नहीं है, पर पिछले साल के 95 लाख पे जो ब्याज है वो टैक्सेबल, और पिछले साल का जो टैक्सेबल था उसमें तूने जो टैक्सेबल इंटरेस्ट था उसमें तूने ब्याज कमाया वो भी टैक्स। और डिपॉजिट किया तो उस पे जो एक्सेस जो हो आपने कितना एक्सेस, अच्छा ठीक है, जैसे सपोज कर पिछले साल 28,000 टैक्सेबल इंटरेस्ट, बट क्या मैं कह सकता हूँ वो आपके फंड के अंदर ही तो रहता है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, और इसमें टैक्स तो डिडक्ट होता है। वो अलग चीज है, वो तू अलग से मान के चलेगी, तू खुद पे कर रहा है उसको, उसके अंदर सोचेगा डिडक्ट हो गया तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे डिडक्ट नहीं होता है, यू गो पे योरसेल्फ, ठीक है। तो वो जो 28,000 टैक्सेबल था वो करंट ईयर में भी 28,000 है, क्या उसके ऊपर तो ब्याज नहीं कमाएगा, वो भी टैक्स। सो मतलब एक चीज समझेगा, तू लोग तू 1 लाख की एफडी करा, एक साल में मान ली तेरे को 10% मिला, तो 1 लाख इंटरेस्ट कर 10,000, तो तेरा बैलेंस 1,10,000 हो गया। तो इसी तरीके से ये जो इंटरेस्ट है तो तेरे पीएफ का बैलेंस बढ़ा दिया, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा तेरे। नॉर्मल जैसे आप एक एफडी होती है, 1 लाख की एफडी है, तेरे को 5,000 का ब्याज मिला, नाउ योर एफडी बैलेंस 5,000, और अब तेरे को 5,000 पे भी इंटरेस्ट मिलता है जिंदगी, इसी को तो कंपाउंडिंग बोलते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तभी तो आपको फायदा। हम 28 लाख पे टैक्स देंगे ना। इस साल या इस टैक्स के ऊपर तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ हाँ जी, बैलेंस ऐड कराना सिखा देता हूँ बच्चों। एक बात बताओ, अगर आपने 1 लाख की एफडी कराई और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पूरे साल का ब्याज कितना? 1 लाख की एफडी 10% ब्याज 10,000, साल खत्म हो गया। व्हाट इज योर एफडी बैलेंस नाउ? 1,10,000। अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, कितना मिलेगा? 11,000 मिलेगा। तो वही बैलेंस तेरे जब इसके अंदर उस पर ब्याज नहीं खाएगा क्या? तो खाएगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो पिछले साल का है, करंट ईयर में 0 कंट्रीब्यूशन है, पर पिछले साल 3.5 लाख, तो आज भी तो ब्याज खाएगा उससे। क्लियर है? इसको नोट करोगे बच्चे? आई थिंक नोट कर लो तो सही है, नहीं तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। हाँ जी, ये वाले अभी तो ऐसे दिमाग नहीं चल रहा, एक बार दिखा दियो क्लास। बेटे जल्दी जल्दी नोट करना बेटा प्लीज। जो 28,000 इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ वो तो फिर से री इन्वेस्ट हो रहा है।
ट्रीटमेंट में जाने में क्या इंटरेस्ट? अब वो टीडीएस कट रहा हो, फिर कुछ हो रहा हो, इनकम तो इनकम होती है ना। इवन इफ मैं टैक्स काट भी तो वापस रीइन्वेस्ट, अब अगर मान ले मैंने बोल दिया कि 3000 कर दिया तो 25 बचा, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम उससे ज्यादा नेक्स्ट स्टेप पे आगे नहीं जा पाएंगे। रियल सेंस में वो टीडीएस नहीं काटते एग्जैक्ट अमाउंट, यू हैव टू पे योरसेल्फ काटते एग्जैक्टली। तो है, बट वैसे 2.5 लाख से ऊपर वाला पॉइंट नहीं। और अब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं 9.5 से ऊपर कभी जाए। पीपीएफ में करोगे अगर तू कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2.5 लाख से ऊपर, मान लो आप एम्प्लॉई हो और 6 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 2.5 लाख से कितना ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट करा लिमिट? तो 3.5 लाख को टैक्सेबल नहीं करा, तो उसमें ऊपर जो इंटरेस्ट कमाएगा वो ये तो 5 लाख, अगर 5 लाख से ऊपर कितना होगा? 3 लाख के ऊपर तो ब्याज है, टैक्सेबल है। ब्याज टैक्सेबल कर रहा हूँ मैं, नीचे भी है ना, ये वाला मुझे आता नहीं। ऊपर वाला नोट कर लिया बच्चों ने? ये देख रहे ICR जो हमें इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल है वापस अगले साल तो क्या हम इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते 5 लाख से तो नीचे ही। हाँ तो ठीक है, तो इंटरेस्ट के ऊपर ही तो लगा रहा हूँ मैं। उस वो जब तू री इन्वेस्ट कर रहा है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि वो 5.5 से ऊपर चला गया, वो टैक्सेबल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो रहेगा टैक्स। ये लिखा है ठीक है, जो एक बार इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स। और आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, 6-7 साल तक मुझे हर बार जो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है, कितनी डिफिकल्ट स्टेटमेंट में। सर सेकंड लाइन बना है इसमें जो वही बॉक्स है पर्सन कौन पीपीएफ, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं होता ना। पहले साल में 5 लाख की मैंने 6 लाख, ठीक है 1 लाख पे जो इंटरेस्ट टैक्सेबल है और अगले साल उसको भी और टैक्सेबल हो गए, बट अगले साल में 3 लाख और कर नहीं, अगले साल में 4 लाख और कर रहा हूँ, तो 4 लाख पहले मैं करंट ईयर का देखूंगा, 5 से ऊपर है नहीं करूंगा उसको टैक्सेबल, पुराना वाला जो हो रहा था वो होता रहे। पहले साल में 6 लाख कर दिया, 6 लाख कर दिया ना, 1 लाख एक्सेस है, हर साल होगा उसे 1 लाख के ऊपर टैक्स। हर साल टैक्सेबल, ठीक है। और अगले साल जब मैं वापस 4 लाख इन्वेस्ट करूँ उसमें होगा टैक्स, क्या 5 के अंदर है वो, 5 में बना, आप नहीं बना रहे ना लोग। इसी वाला पॉइंट है बेटे, ये तो जल्दी लिखो बेटे, अभी तक तो आपका अच्छा टाइम चल। इजी तो था, इजी नहीं था, बहुत इजी है ना, आपने तो 3 बार समझा,
उसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो संजय भैया के लिए बिग डे है यार। संजय भैया आईफोन परचेज करा उनके लिए लिखा था। सही में पहले मैं गिफ्ट नहीं दे रहा पर मैं संजय को मैंने बोला बुलाऊंगा तेरे को, अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ नहीं नहीं यार, रोता ही नहीं है, कह रहा बॉक्स ही होगा। संजय भैया को बुलाऊं अनबॉक्स? भाई अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर मेरे लिए भी बिक गया मेरा फोन। नहीं सही में मजाक नहीं कर, अभी आएगा संजय तो देख लेना। मुझे पता नहीं है कि कितनी वैल्यू सही होनी चाहिए, उसको जो ठीक लगा मुझे ठीक। अमाउंट इज क्लोजिंग। हाँ हाँ, वैसे ये अगर आप ज्यादा प्राइस देंगे तो आपको भी बेच सकता हूँ मैंने 18,000 का 13 मतलब ज्यादा या कम है? सही में कह रहे हो? ये संजय का नहीं, घर ले जा रहा हूँ मैं। सही में कह रहे हो? नहीं यार 2-3 साल 18 ठीक वैल्यू नहीं है? 18 ठीक लग रही है मुझे। 18 से ज्यादा कोई दे रहा है तो बता दो बेटे। सर सब दे रहे हैं, ओ। मतलब 150 एक बार ये फोन बिकने दो, ये पैकेट आपको दे दूंगा। चल थोड़ा टाइम यूज करो। ये बंगालियों का मैं देख रही हूँ वापस। आपको कुछ बोलना चाहते हैं? तो कितना डिटेल में जाता है यार बात के लिए। पूरी डिटेल में चला जाता है। होनी चाहिए। हाँ? OMG लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ओ माय गॉड, वो नेचुरल होता है। जल्दी से नोट करो बच्चे, ये जो डिलीवरी थक गए होगे इसके बाद नोट मत करना, कर सके कर लेना। बोलो ना, आपको रियलाइज हो गया कि क्लास तो पूरी होगी। ये खत्म करना है और आज मेरे को 4 बजे ना फ्री करना है। इसके अंदर को पीछे डाल दिया। एडवांस नोट्स नहीं है।
आइए चलिए प्लीज आगे देखिए सर। जल्दी लिख लो बेटे आगे इस पर। यस सर। टोटल अमाउंट है टैक्स ऐड होगा ये बस पहले करंट कंट्रीब्यूशन बता 3.5 लाख था 8%। अब पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन बता 3.5 लाख उसका भी 8%। पिछले साल का टैक्सेबल इंटरेस्ट 28,000। को मिला के वो ये समझ आया बच्चों को? वैसे मतलब यही समझाया मैंने, बट अगर मैं 22-23 में बोलूं बच्चों, अगर मैं 22-23 को समराइज करूं, $3,50,000 का 8% जो करंट ईयर है, पीवाई का मतलब प्रीसीडिंग ईयर ले लीजिएगा। अभी प्रीसीडिंग ईयर का एक्सेस कितना था, इसका भी 8% करंट ईयर में टैक्सेबल होगा। और प्रीसीडिंग ईयर का इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल हुआ था, उसका भी 8%। तो ये आपका टोटल टैक्सेबल आएगा ना बच्चे, यही करा ना हमने अभी। अगले साल में ये सब चीजों का मुद्दा होगा, होता जाएगा। बताइए क्लियर है? चलिए 22-23 का ही करंट ईयर 22-23 ही तो है। चलिए अब आगे सुनिएगा प्लीज, प्लीज आगे देखिए। आपकी बात कंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे आपके एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे एम्प्लॉय के जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट पे प्रॉब्लम थी और मैंने टैक्सेबल कर दिया। कितने रुपए से ऊपर? 2.5 लाख से। अब गवर्नमेंट को फर्दर आगे प्रॉब्लम शुरू हुई, और अब गवर्नमेंट की नजर किस पे बड़ी बेटी? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की जब मैं बात करूंगा, अब आपको एक बात बता दूं, इसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम बढ़ गई। पहले सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रिलेटेड थी कि एक अमाउंट से एक्सेस हो गया तो सरकार को प्रॉब्लम है, और उस एक्सेस के ऊपर इंटरेस्ट है। ऊपर वाले केस में सरकार कह रही थी जो कंट्रीब्यूट करना कर ले, मैं उसको टैक्सेबल नहीं करूँ, सिर्फ जो एक्सेस है उस पर ब्याज टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पर दोनों बातें टैक्सेबल। तो सबसे पहले आप समझिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर बच्चे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एसपीएफ फुली एग्जेम्प्ट व्हाटएवर अमाउंट। तो टेक्निकली किस पर है बच्चे? ये आरपीएफ, एक एनपीएस भी होता है, पढ़ोगे थोड़े से और बड़े हो जाओगे सीसीडी सेक्शन करके होगा डिडक्शन, और एक होता है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ये भी है पीएफ की ही स्कीम्स होती है, नाम अलग अलग होता है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अब सरकार को जो सबसे पहली प्रॉब्लम हुई, उसको मैं P1 लिख रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है आप लिखें उसको, मैं प्रॉब्लम नंबर 1 लिख रहा हूँ। और वो कह रहा है एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी अबव फंड। कौन से फंड हो गए जी ऊपर वाले? आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ, अप्रूव सुपर एनुएशन। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ, किसने कंट्रीब्यूट करा? एम्प्लॉय करेगा, सरकार शांत। लेकिन एम्प्लॉयर ने करा, कितने अमाउंट से ऊपर? विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। आप एक बार जरा आरपीएफ पे फोकस करिए, हमने पहले क्या लिखा हुआ था? 12% से ऊपर टैक्स परसेंटेज पे चला, फिर सरकार एब्सोल्यूट फिगर ले कह रही 7.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल करो।
एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपका पैकेज है 2 करोड़ का, कितने रुपए का पैकेज है आपका? 2 करोड़, सैलरी है 2 करोड़, 2 करोड़ का 12% कॉन्ट्रीब्यूट करना, कितना हुआ बताना? 24 लाख। पहले के जमाने में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता था। मान लो एम्प्लॉयर का शेयर 12% तक माफ होता था ना, तो तुम्हारे नाम पे अगर मैं 24 लाख भी जमा करूं तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब सरकार को दिक्कत होगी, सरकार करेगी क्योंकि ये 24 लाख 7.5 लाख से ऊपर है, तो 7.5 लाख से ऊपर कितना होगा? 24 में से 7.5 लाख माइनस करोगे तो 16,50,000। दैट विल बी टैक्स although you are within the limit of 12%, बट स्टिल क्योंकि अब इतने हाई वैल्यूड एसेसी हैं कि आपका 12% भाई इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि सरकार कह रही है यार इन लोग को थोड़ा बेनिफिट देना था। क्योंकि जो एक छोटा एम्प्लॉई है, आप सोचिए उसका 7.5 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, आपका 20 लाख का पैकेज है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके नाम पे एम्प्लॉयर? 20 लाख का आप लगा लो 12%, कितना हुआ? 2-4। बोलो थोड़ा पकड़ में आ रहा है। आपका 50 लाख का पैकेज है, 50 लाख का 12%, 6 लाख, स्टिल यू आर आउट ऑफ इट। तो 7.5 लाख जमा हो रहा है तुम्हारे ना, और भी इसके ऊपर अगर हो रहा है, यानी कि आप तो करोड़ों का पैकेज है आपका, तो सिर्फ 12% ही देता जाएगा, एब्सोल्यूट फिगर देखी जाएगी, 7.5 के ऊपर है टैक्स। और यही बात बता दूं, क्या एम्प्लॉई के नाम पे ये टैक्स हो रहा है? ऊपर वाले में नहीं हो रहा था, लेकिन एम्प्लॉयर वाले में ये, पहले आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार अभी बहुत डिटेल जाने वाली है, बहुत बातें भी, और आपको ये सेक्शन भी ध्यान रखना है 17 to 7. As per 17 to 7, any contribution by the employer above 7.5 lakh will be taxable in the hands of आपके एम्प्लॉयर में 7.5 आपके नाम पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स हो। अगर 9 लाख जमा करा होता तो 1.5 लाख रुपए टैक्स हो। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ये 12 के निकाल, 12 के बाद सैलरी का 12 होता हो, जो तू अमाउंट डाल रहा है, समझ रहे? चाहे वो 6% बन रहा है तेरा, मैं क्या करूँ? एब्सोल्यूट फिगर 7.5 से ऊपर जा रहा है, टैक्सेबल कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कितने रुपए डाले, और इसका मैं बाइफरकेशन दे रहा हूं, ये बंदे की सैलरी है 1 करोड़, 10% डाला था, ऑल्दो इट इज विद इन 12%। सैलरी कितनी है इसकी? 1 करोड़, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 10%, इट इज विद इन 12%। लेकिन क्योंकि ये अमाउंट एक्सीड हो गया जी, इसलिए जितना भी एक्सेस है इट विल बी टैक्सेबल इन दी। तो क्लियर है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज 17 to 7A। ऊपर वाला क्या था? वो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा था। 17 to 7A कहेगा ये जो ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन था ना, जिससे मुझे प्रॉब्लम थी, इसके ऊपर ब्याज भी टैक्स है। इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस, कौन सा एक्सेस है सर जी? 17 to दैट इज 2.5 लाख। ये कैसे है 2.5 लाख? पता लग गया ना बच्चे? 10 लाख का कंट्रीब्यूशन था, 7.5 तक की लिमिट थी, तो विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। कहने का मतलब है आपके एम्प्लॉयर ने अगर 10 लाख रुपए डाले तो 7.5 से ऊपर जो है 2.5 लाख, वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। और जो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो एक्स्ट्रा है, जो 2.5 लाख एक्सेस था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स। फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो कितना टैक्स है? वो 25,000। एक्सेस एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा 10 लाख, 17 to 7 बता सकते कितना टैक्सेबल होगा? 2.5 लाख। 17 to 7 है 2.5 लाख के ऊपर 10%। अभी आप वहां मत चले जाना, 9.5 से ऊपर, नहीं तो एक और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, वहां तक नहीं जाना। चलो 8% ले लो आप, 2.5 लाख का 8%, 2.5 लाख का 8%, 17 to 7A में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 20,000। मेरा आपसे सवाल, ये जो एक्सेस है
ठीक है, पहले दिन से एक्सेस। तुम्हारे नाम पे एम्प्लॉयर कितना पैसा डाल रहा है? 10 लाख। पहले दिन डाल देता है 10 लाख, जनवरी में कुछ, फरवरी, एंड आई शुड कंसिडर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियसली, अप्रैल में कुछ, मई, जून, जुलाई। तो इंटरेस्ट का फ्लैट रेट कैसे ले लूँगा? और कौन सी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन पहले दिन से एक्सेस हो रही है, जो आपने जो 10% लगा दिया। आप कहोगे सर ये बात तो आप ऊपर भी कह सकते थे, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर पहले दिन से होना चल रहा है। अगर उस बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन 30 हज़ार हर महीने होता तो उसका 3,60,000 होता, और 2.5 लाख से ऊपर 90,000 होता तो 90,000 के ऊपर जो ब्याज लगता पहले दिन से थोड़ा एक्सेस। तो ऊपर सरकार ने ये बात नहीं करी तो मैं वहां पे नहीं कर रहा, यहाँ पर बात बहुत डिटेल से। और आपके लिए ये जो 17 to 7A में जो इंटरेस्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा हमारी सारी वर्किंग। तो आप देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला है बच्चे कि ये 17 to 7A में, ठीक है, मेरे पास 17 to 7 बोल देता हूँ। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा था? 10 लाख। कितना एक्सेस हो गया? 2.5 लाख टैक्सेबल, 17 to 7 ओवर। ठीक है बच्चे, अब सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी किस पे चल रही है? 17 to 7। आइए, और ये कुछ फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा आपको, बस ऐसे ही पढ़ रहे हो। पीसी डिवाइडेड बाय 2 into R, R कैसे निकलेगा? I डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, और प्लस PC1 प्लस PB1 into R। सर ये क्या ही बोल रहे हो सर? ठीक है, आइए अब इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। सर ये कब से आया है सर? ये जो एम्प्लॉयर वाली प्रॉब्लम है ना, ये कब से आई है मालूम है? 1/4/20। 1/4/20। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आराम से समझ आएगा। क्या बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनका तो बैलेंस है पहले से, ऐसा होगा? 1/4/20 से पहले क्या पीएफ नहीं थे क्या? 70 साल से चल रहा है पीएफ। तो मैं एक नॉर्मल एक रनिंग केस ले रहा हूँ। 1/4/20 को मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हो, आपका बैलेंस कितने का चल रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एम्प्लॉयर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पीएफ बैलेंस। 50 लाख रुपए का आपका पीएफ का बैलेंस है, ठीक है जी। फिर मैंने बोला ड्यूरिंग द ईयर 2021 एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करा? और आपको क्या लग रहा है किसी एक दिन होता है? हर महीने के एंड में कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर 10 लाख रुपए 12 महीने का है तो कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 83,000 और 86,000 जमा हो रहा होगा हर महीने। तो आप समझिए इन सीक्वेंस जमा हो रहा है, पहले दिन से एक्सेस नहीं हो रही है, पहले दिन एक ही दिन में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही, मंथली कंट्रीब्यूशन होती है पीएफ। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना? 10 लाख। एम्प्लॉयर का कितना? और आपको क्या लग रहा है जो ब्याज मिलेगा? कह सकता हूँ 50 लाख पे तो पूरे 12 महीने का मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों पे पूरे 12 महीने, ऑब्वियसली ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। और वो हमने थोड़ा करना है भाई, फॉर्मूले बने हुए एक्सेल शीट पे, फॉर्मूले बेटे इतनी कोई लोड लेने की बात थोड़ा होती है। आपको क्या लग रहा है इतने सारे लोगों का पीएफ अकाउंट है तो क्या कोई इंसान कैलकुलेट करता है? फॉर्मूला बना हुआ, नंबर ऑफ डेज और वो सारा करके एक्सेल शीट में सॉफ्टवेयर बढ़िया बने हुए, क्या दिक्कत है? मुद्दे की बात ये पूरा ब्याज कितना मिलेगा आपको भी। आप पहले स्टेटमेंट समझिए। आप ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50। ड्यूरिंग द ईयर कितना बढ़ गया? 25 नहीं दिख रहा क्या आपको? 25। तो क्लोजिंग क्या आ जाएगा? 75। कैन यू टेल मी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आर आई इज इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 5 लाख। फंड एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 5 लाख का ब्याज, 50 लाख ओपनिंग बैलेंस, 75 लाख क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय। अब बोलोगे सर ये आर ये पीएफ वालों का, पीएफ वालों का नहीं है, ये इनकम टैक्स वर्किंग बता रहा है, पीएफ वाला अपना करता रहो एग्जैक्ट तो कर। भाई तेरे को टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 5 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग कितना था? 75। एवरेज निकाल दे उसका, डिवाइडेड बाय 2 कर दे। हाँ, कितना परसेंट आ गया? बस बेटे छा गए आप मुझे बताइए, आपको 8% कहीं ना कहीं वर्किंग में दिखा दूंगा मैं। ये देखिए ये निकला हुआ फंड एवरेज। पहले आप मुझे बताइए आपको इंटरेस्ट निकालना आया?
मुद्दे की बात अभी इंटरेस्ट निकालना नहीं है, मुद्दे की बात है कि ना ये समझना कि ये सब इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं क्वेश्चन में। नाउ टेल मी व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो पहले फोकस करते हैं 20-21, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पढ़ के मुझे बताइए। आपको मैं दोबारा से एम्प्लॉय पे भी चला गया हूँ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में लिख दिया मैंने, क्या आपको समझ आया? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अबव हाउ मच इज टैक्सेबल, और कितना एक्सेस है? 7.5 लाख, और उसका इंटरेस्ट आपको वो एम्प्लॉय के हिसाब से दे रखा होगा। मैंने इसलिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने तो 17 to 7 ए के लिए रेट निकाला था, वो आपको एम्प्लॉय वाले के लिए क्वेश्चन। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर? अब मैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर आ, लिखी हुई है बेटे सारी बात, उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स, क्लियर है? नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर? देखो द एक्सेस 2.5 लाख, क्या मैं कह सकता हूं इसी एक्सेस पे ही 8% टैक्सेबल, आपने तो निकाला था 8%, 5 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज 8%। पर अब अगला सवाल, क्या ये 2.5 लाख पहले दिन से? हो सकता है थोड़ा सा एक्सेस 4 महीने बाद बनाओ, स्टार्टिंग में तो 7.5 तक पहुंच रहा था, फिर कुछ एक्सेस हुआ, फिर कुछ एक्सेस हुआ, या पहले दिन से एक्सेस? कैसे निकालूंगा? तो आप क्या करेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा था, और मुझे नहीं पता लग रहा है ये दिसंबर में कितना ज्यादा था, जनवरी में कितना बढ़ गया, फरवरी में, तो मैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय 2 कर, मैं नहीं कर रहा, सरकार कर। पीसी का मतलब था आपका कंट्रीब्यूशन, पीसी स्टैंड फॉर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, या आप कह सकते हैं जो 17 to 7 में टैक्सेबल हो गया। कितना है ये? 2.5 लाख। पर मैं तो नहीं बोल सकता ना पहले दिन से 2.5 लाख ज्यादा है, तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये मैं नहीं कर रहा, टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है। और आप मुझे बता दो, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका इंटरेस्ट आ गया ऑन दी एक्सेस कंट्रीब्यूशन 1,25,000 का 8। ओ माय गॉड, ये देखो बेटे, पहले साल का टीपी, टीपी था टैक्सेबल परक्विजिट, 17 to 7 ए, इधर देखो रे, मिस हो जाएगा, 17 to 7 ए, 2.5 लाख आपका था, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, और यही तो फॉर्मूला था, पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट। तो ये साहब कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ पीसी लिखा, आप चेंज कर दो, क्या करना है, कैसी करेंगे? मुझे बताइए कोई दिक्कत? इसका मतलब 20-21 में क्या टैक्सेबल हुआ देखना बच्चे, 17 to 7 के हिसाब से कितना टैक्सेबल हो गया, तो कंट्रीब्यूशन 7.5 पड़ता है, और उसके ऊपर जो ब्याज था जो आपने कैलकुलेट करा, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इनटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकाला था, 5 लाख का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फंड। क्या आप सही बच्चों को 20-21 क्लियर है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल एज पर 17 to 7, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा 8 लाख, कितना टैक्सेबल? 50। अब इसी 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाए, पर ये 50,000 पहले दिन तो नहीं है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है रेट से, रेट है नहीं मेरे पास, तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट, स्टेटमेंट में लिखा होता है इंटरेस्ट है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इंटरेस्ट निकालना आपको करना पड़ेगा। बताइए क्लियर है? नहीं, इतना सारा करना है,
मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है अगले साल यही एक्सेस जो पिछले साल का 17 to 7 था, क्या उस पर ब्याज टैक्सेबल नहीं होगा? और जो पिछले साल का 10,000 है, क्या उस पर ब्याज टैक्सेबल नहीं? एम्प्लॉयर वाले, हाँ। अब आप फॉर्मूला देखिए एक बार, आपने अभी ये वाला फॉर्मूला देखा, आपने करंट ईयर का देखा, पीसी था भी करंट ईयर का, लेकिन ये क्या होगा प्लस PC1। अब हम जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो पिछले साल का 2.5 लाख को PC1 बन गया, दूसरा 2.5 लाख, और पिछले साल टैक्स वाले हुआ था 10,000, रेट टैक्सेबल, और ये तो नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर में कहानी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझ आया फॉर्मूला? लिटिल लिटिल प्रैक्टिस प्रैक्टिस घर पे ही होती है बेटे, क्या आप सर इसको तो करवा घर पे प्रैक्टिस करा, फोन पे बात किया आगे। मैं दोबारा बोलना, दोबारा बोल। फर्स्ट ईयर क्लियर है सब बच्चों को? 20-21 का 20-21 क्लियर है? 2021-22 तो आएगा। अब बताइए 20-21 में तो कौन सा करंट ईयर हो गया? 21-22 इधर पीछे जल्दी, मुझे पता है आपको जल्दी समझ आ रहा है। चेक कर 75 लाख रुपए और क्लोजिंग कितना दिया हो? 1 करोड़। कैसे दिया हो? डेटा दे रखो बेटा। अगर आपका ओपनिंग 75 है, एम्प्लॉय ने 10 लाख कंट्रीब्यूट करा, एम्प्लॉयर ने 10 करा, और इंटरेस्ट पे 15 लाख पे करे, तो ये आपको गिवन होगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस? 1 करोड़ तो सारा है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैन यू टेल मी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाउ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ? सर पिछले साल वाला ऐसे थोड़ा ना होता है, हर साल निकलेगा 16.21 हाँ, कैसे निकाला? आगे अपने आप नहीं है सर 16.21 बेटे, इंटरेस्ट है 15 लाख, डिवाइडेड बाय फंड का एवरेज कर दो ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 16.21। पहले आप मुझे बताइए कि आपको 21-22 का इंटरेस्ट समझ आया? 21-22 का इंटरेस्ट क्लियर है सबको? कैसे निकाला मैं बोल देता हूँ। 15 लाख इज द इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 75 लाख प्लस 100 crores डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का एवरेज कर दो। आई थिंक 92,50,000 है, 92,50,000 ये बोलो रे, क्लियर है? नो फोकस अगेन। पूरी कहानी फिर से बोलूंगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना, हालांकि वो मेरा मैटर नहीं है, पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है। अच्छा है कितना? 10 लाख। हमने क्या प्रोविजन पढ़ा था? 2.5 लाख से अगर ऊपर हुआ तो टैक्सेबल, या 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स। ठीक है, तो ये मैंने दोबारा नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो एक्सेस कितना है? 10 लाख माइनस 2.5 लाख, और इसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टैक्स। एंड अब आप इतने समझदार होने चाहिए, लास्ट ईयर की भी तो डेटा चल रहा होगा। लास्ट ईयर में भी तो 7.5 लाख एक्स्ट्रा था, इसके ऊपर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट ईयर का क्या लिखूंगा बताओ? लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, मान लो एक्स अमाउंट जो टैक्सेबल करा था मैंने, उसके ऊपर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल।
आना चाहिए। Clear है? मैं आ रहा हूँ एम्प्लॉयर के ऊपर, दैट इज 17 to 7 and 17 to 7A। पिछले साल जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का वो भी तो टैक्सेबल होता था। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो समझ आ रहा है या मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सर को पढ़ाने दो, पेपर में आएगा 10 नंबर का। हाँ जी, प्रीवियस ईयर का ये वाला नहीं मैम, पिछले मैंने यही बोला था, पिछले साल का जो एक्सेस है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, टैक्स ऊपर पिछले साल का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो हमने यही आप देख लो ऊपर, मतलब आपसे मे भी मिस हुआ होगा। तो ये तो करंट ईयर का था, लास्ट ईयर का जो भी एक्सेस है, आपको क्या लग रहा है सिर्फ जिस साल आपने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करा उसके ऊपर आप नेक्स्ट ईयर ब्याज क्या एग्जेम्प्ट करवा लो क्या? If it is excess, it is taxable for all the future years. एम्प्लॉय पे है ना, एम्प्लॉय पर मैडम हमने ज्यादा जमा करा तो क्या एक ही साल टैक्सेबल करूंगा क्या? उस ज्यादा पे अगले साल भी तो करूंगा टैक्सेबल। मतलब अगर आपने नहीं फंस गया और मान लो तुमने 20 लाख जमा करा, एक्सेस कितना हुआ 17.5, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इस 17.5 के ऊपर सिर्फ एक ही साल टैक्सेबिलिटी चाहती है? नेक्स्ट ईयर यही है जो एक्सेस है, अगले साल इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको रिटेन कर दूंगा। बिल्कुल, जो एक्सेस डिफाइन हो चुका है हर साल इंटरेस्ट टैक्सेबल उसका इंटरेस्ट खत्म कैसे होगा? पीएफ का पैसा बढ़ता है, आपका कौन सा पीएफ का अकाउंट तो खत्म हो रहा है? एग्जैक्टली, व्हेन यू विड्रॉ देन ओनली। अब मैं एम्प्लॉयर पर आ रहा हूं प्लीज। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा रूल क्या था? इन एक्सेस ऑफ, तो आप मुझे बता दो भाई ने कितना कंट्रीब्यूट करा तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा एज पर 17 टू, एक तो बात थी। अब दूसरी बात क्या आएगी? 17 to 7A, यानी कि इंटरेस्ट ऑन सच। अब आप समझिए कि आप सभी बच्चों ने रेट निकाल दिया था, रेट निकाल दिया था। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये फॉर्मूला का करंट ईयर कितना एक्सेस करा आपने, करंट ईयर की बात करो मैं, छोड़ दीजिए पुराने साल 2.5 लाख, तो उसका एवरेज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो आपने करंट ईयर में सीखा था, पिछले साल भी जब करंट ईयर था। जितना भी एक्सेस है डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी अगर करंट ईयर में बड़ा कैसे बोल सकते हैं कि पिछले साल का 2.5 लाख एक्सेस और अगले दिन से एक्सेस नहीं, तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा पिछले साल का। पिछले साल आपका 2.5 लाख ही है ना, और पिछले साल 10,000 एक्सेस था जो ब्याज का, पहले दिन तो वही है ना, तो यहाँ कोई एवरेज एवरेज होने वाला। तो ये आपका लास्ट ईयर लिख दूँ, लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग लिख दो, प्रीसीडिंग 2.5 लाख क्या है? पिछले साल का जो एक्स्ट्रा था और 10,000 जो टैक्सेबल था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा और आपका 69 टैक्सेबल आ जाएगा 17 आप बोलिए बेटे, मैंने जो बोलना तो बोल दिया। हाँ जी, पिछले साल का 17 to 7 है, उस पे करंट ईयर पे भी तो इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर दो चीजें जो टैक्सेबल हुई थी, लास्ट ईयर 2 एम्प्लॉयर का 2.5 लाख भी हुआ था और 10,000 भी हुआ था, ये रहा 2.5 लाख और 10,000, उसके ऊपर ब्याज फिर टैक्सेबल होगा। मैंने जितना बोलना तो बोल दिया बेटे, अब आप विदाउट नोट करेंगे, बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा
या नहीं? हो गया? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? कितने बच्चों को क्लियर हुआ वैसे? एक दो, देखना पड़ेगा हाँ, कैसे तो follow वो करते हैं। मेरे को हो गया वो थोड़ा एग्जाम्पशन पे। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं। नोट एक बार, हाँ जी कोई डाउट है तो बताइए। और तुम जो रेट लेकर लो ना, हाँ तो जी। रेट एक बार डिफाइन हो हाँ गया, जी। अगले साल के लिए वही रेट है। नहीं बदल दिया ना मैंने। 20 का आपने डिफाइन किया ना, 16 यहाँ पे तेरा पहले साल में 8 आया था, यहाँ पे 16 आया, कैसे आया? ऐसे नहीं है बेटे, फुल प्रूफ बात करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना? हाँ तो अब क्या करना चाहिए, क्या टाइम हो गया? 3 बज गए सर, 3 बज गए। दुष्यंत सर की क्लास नहीं है ना सीएस के बच्चों की? आज मैं अभी यही कर लेता, अब इसको नोट करिए, एक दो परसेंट बच्चे हैं, सैलरी खत्म करते हैं। 4 बजे तक यही चला लूंगा सैलरी। चलिए नोट कर लो बच्चे एक बार। बच्चे नोट कर लो प्लीज। जाने क्या जाने? हाँ, ठीक है ठीक है ओके। पे करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली हु इज पेइंग दैट इज, मतलब अभी कैसे पे होगा वो मैकेनिज्म पे ना जाके किसके हैंड्स में टैक्स पे, चाहे एम्प्लॉयर ही टीडीएस काट लेगा। फाइल भेजूंगा, मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करूँ, क्योंकि ना ये दिमाग में ना मिस ना हो जाए। मैं चाह रहा हूँ आप लिख लो तो सही है। वो 80 सीसीडी लिखना है अभी या घर पे लिखोगे? अभी लिखना शायद से दिमाग में ना रजिस्टर हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फाइल भेज दूँ? बहुत हेवी फाइल है ये। हाँ जी। थोड़े और अच्छे डाउट लेकर आओ बेटे, थोड़े से मतलब प्लीज बच्चे प्लीज नोट करिए प्लीज। हाँ जी। अप्रूव सुपर एनुएशन फंड फंड। अरे फाइल भी भेज दी भाई, कितने काम कराओगे? ये लो कर दी तू, नहीं आई? ये रही रही। क्या करूं? अरे बस 10% लेफ्ट है बस। ओके जो बेटे हैवी है ना बेटे को
अभी 2 क्लास तो पीएफ में लग जाती है, और ईमानदारी से बता रहा हूँ आने के चांसेस कम होते हैं। अरे सर कम थे, हाँ। जीएसटी से निकालना पड़ेगा। मैंने फाइल भी भेज दी है। पेज अगर जो बच्चा फाइल से देखेगा पेज नंबर 12 या 13 पर है, 200 पेज की फाइल भेजी है। सर पंडित पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 हाँ जी, हाँ। प्लीज बेटे जल्दी लिखे प्लीज, मैंने फाइल भेज दी। नहीं मैम, पेज नंबर 12 पे जाइए। ऊपर की लास्ट हाँ, पेज नंबर 12 पे होगा बेटा वो फाइल के अंदर। बात नहीं कर रही है। दूंगा अगर नहीं होगा तो। संजय भैया को 10% 10 लाख लिखा। मैंने मैसेज कर दिया संजय भैया। मैं क्या सैलरी के नीचे एम्प्लॉयर का 10% 10 लाख, हाँ एम्प्लॉयर के नीचे जो सैलरी है करो उससे हमने ईआर में 10% लगा। यार बोलो यार, फाइल भी भेज दी यार। हाँ बोल बोल बोल। भैया बच्चे बुला रहे हैं, आ जाओ। ऊपर नहीं चढ़। यार तुम मेरे से बदला ले रहे हो क्या? मैंने फाइल भेज तो दी है, पेज नंबर 12 पे है। अब मैं क्या करूं मतलब? यार पर ये ना लिखना भी ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, बच्चे का वीक हो जाएगा। पर एक है, स्क्रीनशॉट भेज दे प्लीज। जल्दी जल्दी लिखना प्लीज। लिख रहा है बस ऊपर नीचे लिख रहा है आगे से चार्ट नहीं। पीसी का कोई वो नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन था जो एक्सेस वाला था। कोई बात नहीं बेटे, लिख लो बेटे पॉइंट। ईआर का 10% क्या है? एज्यूमिंग उसका 10% कंट्रीब्यूशन है तो 10 लाख का 1 करोड़ का
संजय भैया को आ रहे हैं, संजय भैया अभी संजय भैया आएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। नहीं है। संजय हाँ जी, नेशनल पेंशन स्कीम। क्या है? फंड एवरेज सिर्फ एक्सेस जल्दी लिखिए प्लीज। देखो कॉल अभी देखिए, मैं कर रहा हूँ। संजय भैया आ गए। अरे संजय भैया कौन सा फोन लिए हो? आईफोन 30? आ जाओ इधर अनबॉक्सिंग करियो यार, इधर आ। एक बार हाँ हाँ वीडियो बना रहे थे। संजय भैया ने प्रोग्रेस करी है यार। एक बार संजय भैया के लिए तालियां बजा दो। अरे अनबॉक्सिंग कर है इसमें। यार आईफोन कैसे नहीं बोले तुम? ये तो ऐसे प्रैंक हो रहा था और इसका दिखाते हैं 18,000 देगा। मिला बात दे कब? फोन, अब फोन दिखा दे बच्चों को। चला के देख, चल रहा है। अब वो लोग अब चार्जर भी दोगे? चार्जर दिया है। संजय भैया एप्पल वाले हो गए। कौन सा एप्पल है? आईफोन 13 और दूसरे सर के बाद 12। अब तेरे को कभी पानी वानी पीना हो ना, लॉ और ऑडिट पढ़ाता है। सारा मेरे को खुद भी जो देखता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर थैंक यू। बात नहीं है। थैंक यू बोलेंगे क्यों सोच रहे हैं? हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? क्या बोला है? जल्दी लिख दो बच्चे बस। इसके बाद एक हमारा परमिट बच रहा है, लीव ट्रैवल कंसेशन, और बस नमस्ते है जी।
हम्म? यार क्या टाइम बचा, मतलब तुम्हें 4 बजे फ्री कर, या तो इसके बाद अकाउंट्स करा दूंगा अभी 45 मिनट्स। सैलरी खत्म करा दूं तो सही। सैलरी सैलरी कर लेते, खत्म हो जाएगा 10-15 मिनट, 3:45 तक ओवर। प्लीज बट प्लीज लिख लो बच्चे प्लीज। जल्दी लिख लो बच्चे प्लीज, बहुत टाइम लगता है ऐसे तो गलत हो गया। हाँ जी क्या मैडम, एक बार फिर से बोलो। लिए एम्प्लॉयर वाले में लिए 16.21 ही तो लिए, प्रीसीडिंग का नहीं। अब आपको जो इंटरेस्ट मिला होगा वो तो करंट ईयर में इंटरेस्ट तो 16% के साथ, वो तो पिछले साल के करंट ईयर में कॉन्ट्रीब्यूशन पुरानी है पर ब्याज तो करंट ईयर में मिल रहा है ना, और करंट ब्याज तो 16%। चलिए जल्दी लिख लो प्लीज। जब पीएफ को विड्रॉ करेगा तो ये सारा टैक्स ये करंट ईयर में टैक्सेबल होगा, नेक्स्ट ईयर और जैसे अभी जो टैक्स में निकला है पिछले साल का जितना भी टैक्स मिलता है वो सारा डिडक्ट। स्टेटमेंट ही ऐसी बन गई है पीएफ वालों की कि ऐसे देखो डेटा मिल जाता, एम्प्लॉय के बस की नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैंने सुना था कि जब इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं ना पहले सारा डेटा दे रखा है एग्जैक्टली ऑटो फिल्ड होता क्योंकि वो ऑनलाइन होता है। है। एक दो बातें रह गई फिर सैलरी खत्म, पूरा 1 महीना चला सैलरी, है ना, अप्रैल में स्टार्ट हो गया था ना। ऑनलाइन में भी सभी बच्चों का हो रहा है। जी फिजा महक सक्षम सृष्टि वंशिका विकास खुशी। अरे बच्चे कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे।
इसी को हाँ बोल सकते ये फॉर्मूला सिर्फ एम्प्लॉयर का हैं। तो का फिर नहीं उसमें जो भी एक्सेस है उस पर रेट। उसको रेट और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर दिया हो, उसमें नहीं करना ये सब। और वाली अलग है। एग्जैक्ट, ये तो आपने इनकम टैक्स पर्पस के लिए नहीं करना। पीएफ का रेट ऑफ कुछ रहेगा। हो गया बच्चों का? ऐसा ही होता है जनरल, तो एफडी भी कराएगा तो ऐसे। सिक्स टू 409 और ये बस, हाँ यहीं तक ही। प्लीज सोचे जल्दी के लिए प्लीज। हो गया इसके बाद बेटे लेफ्ट राइट जो आता रहेगा वो आप रीड कर लेंगे ना, तो खत्म ही नहीं है। चलिए तो तीनों। ओके हटा दूं। हेलो जी, आर्म रेसलिंग चैंपियन। मेरा पंगे करेंगे हार जाते हैं। और तो खुद करा। भाई ये होगा कि भाई जिससे ये सोच रहा था हरा दूंगा फिर मैं नाम के साथ दुष्यंत सर के साथ। नहीं ना सर एक बार मेरे से हार गए थे उसके साथ। और ये भाई वीडियो ऐसे बेचता डर लग जाता है। इसने आर्म रेसलिंग की वीडियो। हाँ चलिए, नोट कर लिया बच्चों ने? 2 मिनट रुको। टॉपिक बेटे और आपका पूरा सैलरी ओवर। ओ माय गॉड, क्या आप सैलरी का टेस्ट इस सैटरडे देना चाहते हैं? आज के Thursday? Tuesday बहुत दिन है बेटे। देखो बेटे, वैसे भी रहने देता हूँ, हमारे पहले वाले पेपर भी चेक होके मिल जाएंगे तब तक, है ना? हाँ ओके, लास्ट परक्विजिट बच्चे, that is LTC. LTC stands for Leave Travel Concession.
और हाँ मतलब अलग से अब ये खत्म हो गया पीएफ जैसे, नहीं उसमें लिखा होगा पर आई थिंक नोट कर लोगे तो सही होगी, क्योंकि अभी धीरे ही चल रहा है, इसके बाद कुछ और है ही नहीं। लीव ट्रैवल कंसेशन, अगला बड़ा चैप्टर नहीं, कैपिटल के लिए सेट ऑफ क्लबिंग और वो वाली। एनीवेज आइए, आपको पता है बच्चे, एक बार इधर देखिए, बस 10 मिनट की क्लास है, प्लीज इधर देखिए। आपको पता है जो क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये बोलती है कि आप ट्रैवल करो बाहर, आई मीन इंडिया में ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, और चाहे आपका ड्यूरिंग जॉब ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप जॉब करते हो और कंपनी ने बोला अरे फैमिली के साथ घूमने जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, या ऑन, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको ये फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलती है, तो भी ये होता है, या फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात अब मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। कि जैसे घूमने के लिए मिलता है कि पापा बोल रहे हैं इधर घूमने जाना, कहते आप, आपको लेके जाते, एक बार लेके गए, तो ऐसा क्या होता है, मतलब सिस्टम कुछ बताइए आप बच्चों को। भीड़ ज्यादा उसके बाद से गया नहीं। कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी देती है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, सर काम के लिए नहीं, वेकेशंस, आप एक हफ्ता छुट्टी लीजिए और अपनी फैमिली के साथ आप घूमने जा सकते हैं। तो एम्प्लॉय बोल रहा है सर, एक बार ध्यान से इधर बात मत करो बेटे, आप पूजा जी और इधर भी यहाँ भी बातें चल रही, पर किधर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा कि जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, स्पेसिफिकली अभी गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, वहां पे बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 साल के अंदर 2 ट्रिप्स फ्री मिलती इंडिया के अंदर, आप केरला जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, यानी कि ये सिस्टम है। चार, ऐसा मैं रूल नहीं कह सकता, हो सकता है कोई गवर्नमेंट बोले मैं तो हर साल दूंगी, उस पर मैं रोक नहीं सकता, लेकिन इनकम टैक्स के एंगल से बोल रहा हूँ। बट आप ऐसे समझिएगा कि मान लो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आप 4 साल में कितनी बार घूमने जा सकते हैं, 2 बार। सर हम खुद से घूमने, भाई वो तो जब जाना जाओ, लेकिन कंपनी कितनी बार स्पॉन्सर कर रही है, 2 बार। और इसके अंदर अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट का खर्चा एम्प्लॉयर दे देगा, ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का खर्चा दे देगा, बस से जा रहे हो तो बस का खर्चा दे देगा, गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी का खर्चा दे। कहने का मतलब है ना आपके ट्रैवल का खर्चा दे। तो आप मुझे बताइए क्या ये बेनिफिट है या नहीं, बेनिफिट है ना, क्या टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, आंसर टैक्सेबल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, ठीक है, अभी बोलूँगा उसके अंदर, एक सेकंड, एक बार एक काम करो, इसको तब तक नोट कर लो बच्चे, 1 मिनट में आ रहा हूँ, वैसे मैं एक बार इसको नोट कर लो, पास पेज नंबर है, पेज नंबर 20, ठीक है, एक बार इसको नोट करना है, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
नहीं, जनरली बोल रहा था। शॉर्टेस्ट रूट, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन होता है जहां से आप स्टार्ट करते हो। एग्जाम्पल है, इसको लिख लेना एक बार मैं। डिपेंड, मतलब नॉट श्योर। जैसे मेरे जो फादर था, जो गवर्नमेंट ऑफिस था, उसमें तो नहीं सोशल मीडिया डिपेंड। तो उनके क्या इनकम टैक्स में बोले चाहे ड्यूरिंग जॉब ले, रिटायरमेंट ले, तो वो एग्जेम्प्ट कर देगी वो एक लेवल तक। नेटवर्क एक्सेस बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ नहीं होगा। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन ऐसी हो जबरदस्ती। हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते इकोनॉमी क्लास के तब उन्हें exempt होगा। बिल्कुल बिजनेस क्लास एग्जाम नहीं होगा। आपकी कंपनी आपको दे दे बिजनेस क्लास, ले लो आप, लेकिन एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी इकोनॉमी क्लास। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके उसमें से लिमिटेड चॉइस है कि उनकी बिजनेस का चुनते फिर पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी दे रही है तो मैं आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसमें से लेस क्या करूंगा, इकोनॉमी क्लास का कॉस्ट। देने को तो कंपनी की मर्जी है, भेज दो बिजनेस क्लास। एग्जेम्पशन इतनी मिलेगी, सरकार कह रही है एग्जेम्पशन ये दो है जी। हाँ जी, बोलूं? चलिए वैसे लास्ट है बच्चे, उस पर बस खत्म है बस। क्लियर बात। चलिए मैं बोलने जा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एंगल से बोलता हूँ। हाँ जी, बोलो बोलो। चलिए अब एक चीज समझिएगा, कहाँ पर जॉब ऑफ हो रही हो तो village boy, बताओ। चलिए आइए, एनीवेज आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, मतलब जब मेरे फादर फैसे 21 कॉलेज में भी ना उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया। गवर्नमेंट जॉब बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब लग गई, सिक्योर। तो इसी में लेकिन उसकी वैल्यू गवर्नमेंट जॉब मिली है तो। और मेरी मदर भी गवर्नमेंट जॉब में,
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता था, 4 साल में ना 2 ट्रिप फैमिली के साथ जा सकते हैं, जैसे समर वेकेशन होती थी, या मैं कह सकता हूँ अभी जब स्कूल में समर वेकेशन होती है सब लोग बाहर घूमने जाते हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली समर वेकेशन होती थी तो आप उसमें 4 साल में 2 बार जा सकते। और मेरे घर में तो फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और मदर भी, तो क्या मैं कर सकता हूँ 4 साल में उनकी रिटायरमेंट हो गई 60 इयर्स और एक बार भी बाहर घूमने नहीं गए, एक बार एलटीसी नहीं लिया, खुद भी नहीं गए, खुद भी नहीं गए। ऐसा नहीं है कि मतलब, तो बेसिकली उनको बिल्कुल ये था ही नहीं इंटरेस्ट कि बाहर घूमना भी होता है या कुछ भी है वो चीज़। हाँ? तो अब हाँ नहीं, मतलब आपको, हाँ वो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज होती है कि आपको जाना ही होता है, आप और आपके फैमिली जा रहे हैं वो चीज। तो टिल 60 इयर्स एक भी कोई भी ट्रिप जो अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा था तो वो एक बार भी नहीं। हाँ? तो आप मुझे बताइए, क्या वैसे लोग जाते होंगे जनरली या नहीं जाते? जाते होंगे। तो होता क्या था बच्चे, हर एम्प्लॉय को 4 साल में 2 ट्रिप मिलती थी। तो सपोज करो आपने जब भी ज्वाइन करा, मान लो कि मैंने ब्लॉग बनाया, जब आपने ज्वाइन करा तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो आपको ये 4 साल में कितनी जर्नीज परफॉर्म कर सकते हो आप? 2। आपकी कंपनी आपको 4 बार भेजे तो अच्छी बात, बट एग्जेम्पशन कितने टाइम की मिलेगी? 2 जर्नी की एग्जेम्पशन मिलेगी। आप समझ रहे हो मैं क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज? आपकी कंपनी आपको हर 6 महीने में भेज दे और बोले मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सरकार कितनी जर्नीज को एग्जेम्प्ट कर रही है? 2 जर्नी। हाँ जी, 4 साल नहीं, इतना ही देर है ना। मेरे घर वालों को तो ही नहीं जाता था बेटे, कभी भी परफॉर्म नहीं करी जर्नी। हाँ? तो आप मुझे बताइए, अब अगर मैं भी घूमने जाता हूँ, मतलब रिटायरमेंट के बाद मेरे घर में मतलब फिर वो हमें घुमाने ले जाते थे, पहले नहीं लेके गए, ठीक है। एनीवेज मुद्दे की बात ये है कि सर अगर आपने एक ही जर्नी परफॉर्म करी ईयर 1, यहाँ पे नहीं करी, यहाँ पे नहीं करी, यहाँ पे, क्या ये जो जर्नी आपने परफॉर्म नहीं करी क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए? 4 साल में सिर्फ एक जर्नी करी, क्या अगले साल, क्योंकि आपको कितनी जर्नीज और मिलेंगी अगले साल? 2। क्या जो जर्नी परफॉर्म नहीं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए? इन 4 years you get 2 journeys, ठीक है। तो पहले आप सेटअप समझे, बहुत आसान सेटअप है, मैं सिंपल सा बताता हूँ। और मान लो अगर मैंने एक भी जर्नी परफॉर्म नहीं करी तो क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? भाई आप कैरी फॉरवर्ड ना सिर्फ एक ही जर्नी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, तुमने 4 साल में घूमने ही गए, तुम्हारी कितनी जर्नी बच गई? 2। 2 आगे नहीं जाएंगे, तुम सोचो अबे हर साल जाएंगे, नहीं हो सकता। कैरी फॉरवर्ड होगी कितनी? बस एक। और जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, उसको आपको फर्स्ट ईयर में ही परफॉर्म करना है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगी। 5th ईयर जो भी जर्नी कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में परफॉर्म करनी है। और सर क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमने जर्नी नंबर जो कैरी फॉरवर्ड हुई यहाँ कर ली, दूसरी भी यहाँ कर ली, तीसरी कर लो भाई, क्या दिक्कत वाली बात। लेकिन बस आगे वाले में अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, सपोज करो एक भी जर्नी परफॉर्म नहीं करी, क्या मैं 2 कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? नहीं। पहली बात तो कैरी फॉरवर्ड 1 होगा, और ये एक कब परफॉर्म हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ पहले साल वाले में, जो ब्लॉक स्टार्ट होगा नेक्स्ट वाला उसमें। सर इसके बाद हमने जर्नी यहाँ परफॉर्म कर दी, यहाँ कर दी, अब मुझे बताइए क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा। मान लो मैंने यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं करी, यहाँ नहीं, एक ही जाएगा आगे। और जो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो ब्लॉक के पहले साल में ही हो सकता है। आपको मतलब समझ आ गया? ठीक है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं है पर ये बातें लिखी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए पहले तो। अब मुद्दे की बात ये है कि आप जब अपनी जर्नी परफॉर्म कर रहे हो तो इंडिया में परफॉर्म करोगे, अगर आउटसाइड इंडिया लिखा होगा तो टैक्सेबल, और अगर इंडिया में करोगे तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप बाय एयर जा रहे हैं या तो आप अदर देन एयर। अगर आप बाय एयर जाएं, सर आपकी कंपनी आपको, आप बच्चों को बाय प्लेन अगर जाओगे तो इकोनॉमी क्लास होता है,
इकोनॉमी इज रीजनेबल और दूसरी होती है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास बहुत महंगी होती है जी, प्रीमियम इकोनॉमी और महंगी होती होगी। अच्छा, पर वो अलग से उनका क्या दिन होता है या कुछ नहीं होता? भाई ये भी नहीं पता, मतलब प्रीमियम इकोनॉमी के नहीं, सॉरी प्रीमियम बिजनेस के, प्रीमियम इकोनॉमी मतलब एक जनरली इकोनॉमी और बिजनेस क्लास है, बाकी जो कैटेगरी मुझे क्या और हमें क्या। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बाय एयर जा रहे हैं और आपकी कंपनी बोल रही है बिजनेस क्लास में जाओ, तो आपकी कंपनी की कॉल है भाई, आपके ऊपर 50 लाख लगाते हैं ट्रैवल में, सरकार के लिए लगाने दूंगा, उस पर थोड़ा ना मना। लेकिन सरकार क्या वो सारा का सारा एग्जाम कर दे? सरकार बोल रही है कि मैं किस चीज को एग्जेम्प्ट करूंगी, इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास होती है रीजनेबल वाली, और शॉर्टेस्ट रूट होगा बच्चे, मतलब सपोज करो आप ट्रिप पे जा रहे हो और आपने क्या करा सर, यहां से पहले जाऊंगा गोवा, मतलब आपकी सिंगल ट्रिप आपने कैसे बनाई? आप कह रहे हो सर हम निकलेंगे पहले दिल्ली से गोवा, गोवा से जाएंगे केरला, केरला से जाएंगे महाराष्ट्र, फिर एमपी घूमेंगे, फिर पंजाब घूमेंगे, फिर दिल्ली आएंगे, ये हो गया हमारा एक ट्रिप। ऐसा होता है क्या? उन्होंने बोला साल के अंदर 2 ट्रिप, आप तो पूरे सारी स्टेट आप घूम कर आ गए। उन्होंने बोला एक स्टेट पकड़ो जहां से स्टार्ट कर लो और जहां पे आप एंड करो, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, अब लोगों ने दिमाग क्या लगाया, लोगों ने कहा ठीक है सर, दिल्ली टू महाराष्ट्र जा रहे हैं, पर हम फ्लाइट पकड़ेंगे, पहले स्टेट पे जा रही है फिर स्टेट पे, ऐसे ना कनेक्टिंग फ्लाइट, ऐसे थोड़ा ना होता। ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर मेरे को जाना तो महाराष्ट्र है, पर मुझे 2 दिन लगे पहुंचने में, आप मुझे बताइए क्या मुझे शॉर्टेस्ट रूट नहीं पकड़ना चाहिए? तो सरकार ने यही बोला हुआ है कि जब आप अपनी एक जर्नी परफॉर्म करेंगे तो एक ओरिजिन और एक डेस्टिनेशन, उसका शॉर्टेस्ट रूट मैं एग्जेम्प्ट करूंगा। आप अगर मुझे ये बोलोगे दिल्ली से महाराष्ट्र जाने में आपने 15 फ्लाइट बदल ली, तो मैं सबके खर्चे तो बना एग्जेम्प्ट कर दूंगा। मान के चल लीजिए कि आपका प्लान बना फैमिली के साथ कि आप दिल्ली, ऐसे ही बोल रहा हूं अभी, दिल्ली, गोवा एंड देन केरल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ओरिजिन क्या हो गया मान लो, और आप घूमने गए हैं। ठीक है, आपका था सर मैं 15 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, गोवा भी जाऊंगा केरला भी जाऊंगा, तो सरकार थोड़ा आपको एग्जामेशन देती मिलेगी, हो गई कि एक डेस्टिनेशन बता दे। तो डेस्टिनेशन अगर आपने गोवा मान ली तो ये वाली फ्लाइट एग्जाम्प्ट कर दूंगा, इकोनॉमी क्लास। केरला डेस्टिनेशन बोलो तो ये वाला, एंड ऑब्वियसली विद द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट फ्लाइट होगी उसका पैसा एग्जाम्प्ट कर दूंगा आपका। बस चाहे आपकी कंपनी आपको बिजनेस क्लास पे भेजे, उसने 5 लाख लगा दिए, मैं तो एग्जामेशन 20,000 की दूंगा ना। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है यहाँ तक? बस बेटे बस खत्म होने वाली है बात। आप मुझे बताइए इकोनॉमी क्लास आपको ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट रूट, 1 ओरिजिन एंड 1 डेस्टिनेशन। क्लियर है? वो अब आपका जो एक्चुअल होगा चाहे उस पर ले लो, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाली एयरलाइंस का ही इकोनॉमी क्लास हो। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चे, अदर देन एयर। कैसे जाओगे अगर आप एयर से नहीं जा रहे तो? बस से, या फिर कार से भी जा सकते, बिल्कुल जा सकते। तो अदर देन एयर में डिपेंड करता है कि आप जहां भी जा रहे हैं। मान लीजिए आप गोवा जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप गोवा जा रहे हैं, तो डू यू थिंक अगर आप बाय एयर नहीं गए तो ये तो ऑप्शन हट गया, ध्यान से सुनिएगा। तो ये अदर देन एयर पे कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। और आप कहाँ जा रहे हो, गोवा। आप मुझे बताइए रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट या फिर रेलवे नेटवर्क डज? मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रेन से ही जाओ, मैं कह रहा हूँ कहाँ जा रहे हो घूमने, आप घूमने जा रहे हैं गोवा, और आप मुझे बता दीजिए आप जा रहे हो गाड़ी पे, तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो आप खुद ही बता दो मुझे। मैं कैटेगरी बना देता हूँ, कैटेगरी नंबर 1 है एयर, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। रेलवे नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट, गोवा में ट्रेन नहीं चल रही।
आप कार से जा रहे हो, अच्छा आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो गोवा तो if you are going by flight, if you are going by train to Goa, second, हालांकि मैंने ये नहीं लिखा है दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मैंने लिखा है रेलवे नेटवर्क एक्सेस, एग्जैक्ट। और अगर आप कार से जाते तो कौन से में जाते गोवा? आंसर इज सेकंड ही होगा जी, अगर वहां पे ट्रेन जाती है, ठीक है, तो सेकंड में ही होगा। वो जो मर्जी आप कह सकते हो, मुद्दे की बात एयर का तो है, आप एयर से ही गए हो, लेकिन दूसरी कैटेगरी क्या है, अदर देन एयर में एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इफ रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट तो कौन सी वाली ट्रेन माफ हो जाएगी आपकी एग्जाम? टीयर 1, आपने देखा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होते, मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सी होती? 1 ही होती, क्योंकि 1 के अंदर पूरा कैबिन होता है, उसमें कम लोग होते हैं। टीयर 3 में बर्थ होते हैं, वो 3 होते हैं, आमने सामने 6 होते हैं, और उसके अंदर 1 में आई थिंक जस्ट 1 इधर और 1 इधर, ठीक है। तो टीयर 1 बहुत अच्छा है, एसी क्लास है, ऑब्वियसली एसी क्लास ही होता है, और कौन सा रूट ले लिया जाएगा? शॉर्टेस्ट। मैं एक बार आपको समझा दूंगा, आप समझिएगा, या तो आप बाय एयर हो या तो अदर देन एयर। अदर देन एयर हो तो देखा जाता है रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट या रेलवे नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट तो शॉर्टेस्ट रूट टीयर 1, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज बातें मुझे, मतलब पता है सही नहीं कर रहे, बार बार बातें पीछे ही बातें और वो चल रही है ना, इस वजह से मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाता, समझ रहे हो? तो रेलवे नेटवर्क एग्जिस्ट या रेलवे नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, भाई अगर वहां पे रेलवे ही नहीं जा रही तो क्या वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा बस से गए हो, मैं कह रहा हूँ क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है उधर? या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता होगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता होगा। अगर तो चलता है तो डिलक्स फर्स्ट क्लास एसी बस, डिलक्स कौन सी वाली? फर्स्ट क्लास एसी शॉर्टेस्ट। और अगर वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो दोबारा से क्या लिख दिया इन्होंने? टीयर 1 रेल शॉर्टेस्ट। सर एक बात बताओ, जब वहां पे ट्रेन भी नहीं था तो कैसे हो गया? बेटे प्राइसिंग तो निकाल लूंगा ना मैं किलोमीटर के हिसाब से। मान लो यहाँ से तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे किलोमीटर बैठ ही नहीं रहे, मतलब आपको उधर रेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं जा रहा, तो भी किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन का बिल तो बन सकता है ना, तो वो आपका एग्जाम्पल है। अब आप एक बार मुझे बोलने दीजिएगा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप दिल्ली टू गोवा बाय फ्लाइट गए तो विच कैटेगरी? फर्स्ट, बिकॉज इफ यू आर बुकिंग अ फ्लाइट तो फर्स्ट। आप दिल्ली टू गोवा ट्रेन से गए, सेकेंड। आप दिल्ली टू गोवा बस से गए हैं, एंड सुन लीजिए, दिल्ली टू गोवा बस से गए हैं एंड गोवा में ट्रेन नेटवर्क है, सेकेंड, ठीक है। आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो मेरे मैटर नहीं कर रहा, अगर उधर रेल नेटवर्क है तो टीयर 1 एसी क्लास शॉर्टेस्ट रूट एग्जाम। आप दिल्ली टू गोवा जा रहे हैं, ट्रेन नहीं है, रेल नेटवर्क नहीं है, सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। दिल्ली टू गोवा जा रहे हैं, रेल नहीं है, और आप, और दिल्ली टू गोवा बस का नेटवर्क तो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस, पर आप गए अपनी कार पर। हाँ, दिल्ली टू गोवा रेलवे डज नॉट एग्जिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, बस से जाते हैं यहाँ से, पर आप अपनी गाड़ी में गए, डिलक्स बस। दिल्ली टू गोवा ना वहाँ ट्रेन जा रही ना बस जा रही, आप तो अपनी गाड़ी पे गए रेल पे, क्योंकि बेसिकली पब्लिक नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम कौन सा ले लेंगे? टीयर 1, दैट इज, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो लास्ट बात बोलूँ और बस फिर खत्म है बच्चे। कौन? डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है कई जगह, बहुत एरिया हो सकते हैं, दिल्ली मतलब, अब मैं मतलब ऐसे थोड़ा, हाँ डिपेंड करता है, टूर ऑपरेटर मतलब होंगी जगह, मतलब समझ उसके ऊपर कनेक्टिंग मैंडेटरी है, नहीं ओरिजिन डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट रूट,
मैंडेटरी होगा तो हो जाएगा, पर ऐसा कोई लिखा नहीं, एक्ट में नहीं लिखा। हाँ मतलब वही हो जाएगा। बिजनेस क्लास से जा रहे, तेरी कंपनी तेरे को बिजनेस क्लास की टिकट दे रही है, तो ये मान ले सारे एग्जाम खत्म हो जाएगा। बिजनेस क्लास का 4 लाख तक खर्चा हुआ, टैक्सेबल एग्जाम कितना कर दूंगा इकोनॉमी क्लास वाले रिमेनिंग वाला। हाँ जी, कहाँ पर ईयर 1 है, ईयर 1 लास्ट बात बोल रहा हूँ। आप सभी बच्चों का बर्थ 1998 के बाद हुआ, काफी बाद हुआ होगा, क्या होगा 19 कब हुआ है वैसे अप्रॉक्स 2006। ये मानेगा क्या? 2006 तो यार क्लास 12th में था 2006 का, जब आप पैदा हुए थे मतलब, और अभी तक तब से मैं अकाउंट्स पढ़ा या पढ़ रहा हूँ। जितनी आपकी एज है उतना मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चे जिसके सिबलिंग्स 2 और हैं, मतलब 3 किड्स, कितने आप जैसे मैडम, आपके कितने भाई बहन हैं? एक एल्डर सिस्टर और ब्रदर, इधर भी है मैडम। तो भाई आप सबका बर्थ है 1998 के बाद। अगर आपके पेरेंट्स आपको घुमाने लेके गए तो 3 बच्चे लेके तो जा सकते हैं वो, लेकिन एग्जेम्पशन उनको 2 ही बच्चों को मिलेगी। तो बेसिकली 1998 के बाद का जो बर्थ हुआ है, सरकार ने बोला है कि जो भी बच्चों का 1998 के बाद का बर्थ है तो ये ट्रैवल वाली कोई बच्चों को नहीं, लेकिन जिन बच्चों का जन्म 1998 से पहले, जैसे कि मैं, एग्जैक्टली उस टाइम पर कोई लिमिट नहीं थी, आप कितने भी बच्चे घुमाने ले जा सकते हैं। 4 बच्चे हैं और अगर ट्रैवल का खर्चा हुआ है तो सारा का सारा एग्जाम। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप 3 बच्चे हैं तो क्या तीनों का एग्जाम होगा या 2 का ही एग्जाम होगा? जाएंगे भी 2 ही, बिल्कुल नहीं। अब आप उसमें कॉम्बिनेशन मत लगाइए, 2 उधर के हो गए 2 इधर के हो गए। ये बात मैं जरूर करता अगर इंस्टीट्यूट इस चीज पे बात करता। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप करना चाहते हो बात, इसके ऊपर प्रोविजन होता मैं जरूर होता, कुछ भी। ठीक है, मुझे बताइए सबसे बढ़िया है दूरसंचार, मुझे लेना देना नहीं। ठीक है, एनीवेज कहने का मतलब ये है, आप बस एक डेट ध्यान रखिएगा, ये जब आप प्रोविजन करोगे तो भी आ जाएगा 1 अक्टूबर 1998 के बाद। हाँ जी लिख लो तो सही है। हाँ जी क्या बोल रहे हो? 1998 है बेटे, 1 अक्टूबर 1998 के बाद 1 अक्टूबर मैक्सिमम कितने बच्चे जा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बर्थ डेट। हाँ जी, नहीं आप ये नहीं पूछ रहे थे, जाएंगे तो अभी, अगर अभी करंट है। आप पूछ रहे थे कि पहले की कोई लिमिट नहीं तो 2 की और लिमिट आ जाएगी क्या? अगर उससे पहले मान लो कोई लिमिट नहीं है तो अगर आज वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली कोई भी लिमिट नहीं है। अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों जाएंगे, एग्जाम्पशन मिलेगी 3 बच्चों को। मुझे लगा पूछ रहे थे कि 1998 से पहले 3 है उसके बाद 2 होगा।
मेरे को ये लगा क्योंकि आप पूछ रहे थे ना तो उस एंगल से मुझे लगा कि आपके डाउट जैसे आते हैं। डन है, बताओ ना। सिर्फ 1 अक्टूबर में पैदा हो Very good. 2 बच्चे। फर्स्ट अक्टूबर को एक बच्चों का बर्थ हुआ होगा। ये फर्स्ट अक्टूबर और आफ्टर उस दिन के हिसाब से होगा। ये पर इतना मतलब आप एनर्जी ना पीएफ पे लगाओ थोड़ा, है ना? ये इतना इतना डिटेल नहीं आएगा। हाँ क्यों पूछा आपने? सही बताइए, क्लियर है सर जी? सर जी हाँ जी, बाकी तो बाद में बिल्कुल। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है? अरे हमें जानना थोड़ा, हमें तो टाइम पास करना है। भाई दूसरी साइड ठीक है चलिए, तो आपका सारा का सारा सैलरी खत्म है बच्चे। एक चीज सुन लेना बस, एक ना क्लब मेंबरशिप वाला हेल्थ क्लब वाला रहता है, उसके बारे में बोल देता हूँ। अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज को जिम के अंदर अगर मेंबरशिप दे दी जाए यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को मिल रहा है, मान लो गोल्ड जिम का मेंबरशिप मिल रहा है पूरे साल का 50,000 का मिल रहा है, टैक्सेबल हो जाए। इफ द जिम मेंबरशिप इज गिवन, जिम हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, मतलब तो सारे एम्प्लॉयज को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट, और अगर नहीं है तो टैक्सेबल। दूसरी बात, अगर कोई भी क्लब मेंबरशिप फीस है या कुछ भी है एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाता है, बट अगर ऑफिशियल पर्पस है तो एग्जेम्प्ट हो। जैसा हम लोगों ने देखा था ना क्रेडिट कार्ड में, अगर ऑफिशियल नोट्स में लिखा हुआ है वो लिखोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है? मेन उस वक्त क्या आपको ध्यान रखना था, हेल्थ फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिए सारे एम्प्लॉयज को मिल गया तो एग्जेम्प्ट, कुछ कुछ को मिलेगा तो टैक्सेबल, ठीक है बच्चे? चलिए, तो ये आप जब नोट्स देखेंगे तो नोट कर लीजिए, एंड आपका सैलरी सारा का सारा खत्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। Recording इस सैटरडे अभी वो चेक भी नहीं हुआ और वैसे भी